हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बच्चों? इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन इट केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यानी चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मैटर की, जिसकी वजह से अगर आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डाल दोगे तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगने लगेगा। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मैंने छोटा सा अलग से लिख दिया है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है बच्चों जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे अमाउंट इतना हो चाहे इतना, वो प्रॉपर्टी सेम रहेगा। जैसे डेंसिटी और चार्ज, ये दो इसके एग्जांपल हो गए। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ज़्यादा अमाउंट होगा तो अलग और कम अमाउंट होगा तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जैसे मास है, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कम अमाउंट का मास कम होगा और अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मास क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो दोनों के बारे में बता दिया। चार्ज कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलम। माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। मिली कूलम का मतलब 10⁻³ कूलम। पीको कूलम का मतलब 10⁻⁻12 कूलम। नैनो कूलम अगर लिखोगे तो ये होता है 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। इतनी वैल्यू को बच्चों ई से दिखाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस का ई। अब प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस का ई। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, हाउ बॉडी गेट चार्ज। कोई बॉडी चार्ज होता कैसे? जैसे एक न्यूट्रल बॉडी जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है तो इस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। अगर आपने किसी भी प्रोसेस से इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अब क्या हो जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन क्या हो गया? ज़्यादा। तो प्रोटॉन कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो बॉडी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसी तरह से ये भी न्यूट्रल बॉडी था पहले, जिसमें क्या है 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। अगर आपने कोई से भी प्रोसेस है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की एंट्री करा दी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को एंट्री करा दिया तो अब 11 इलेक्ट्रॉन हो गए 10 प्रोटॉन हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ज़्यादा। माइनस वाला चार्ज ज़्यादा हो गया तो बॉडी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिव वाला चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी कौन हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन के निकलने से कुछ मास क्या होगा? बॉडी का कम हो जाएगा। तो याद रखना मास डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन के आने से बॉडी का कुछ तो मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो मास है, जब वो बॉडी के अंदर आएगा तो मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यानी पॉजिटिव चार्ज का मास थोड़ा सा कम हो जाता है और नेगेटिव चार्ज होने पे बॉडी का मास थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होता है? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अच्छे समझिए इसको, जैसे ये बॉडी, इसमें से आपने 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? 10 प्रोटॉन जितना चार्ज हो जाएगा। मैंने अभी बताया कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस का ई। तो 10 प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? प्लस का 10 ई चार्ज आ जाएगा। अगर आपने किसी बॉडी में से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर 50 प्रोटॉन जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इस पर चार्ज आ जाएगा 50 प्लस का 50 ई। ई आपको बताया मैंने, ई क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपने 20 इलेक्ट्रॉन की एंट्री करा दी तो इसमें क्या होगा? 20 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस का ई। तो 20 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? माइनस का 20 ई। उसी तरह से आपने किसी बॉडी पे 100, आपने किसी बॉडी के अंदर अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री करा दी तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? 100 इलेक्ट्रॉन जितना था। एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का ई चार्ज, तो 100 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? माइनस का
100e, यानी आप देखिए हर बॉडी पर जो चार्ज है वो e का मल्टीपल है। वो भी कौन सा मल्टीपल? ये जो नंबर है 10 है, -20 है, 50 है, -100 है, इन सब नंबर को बोला जाता है इंटीजर। यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा Q वो ऑलवेज क्या होगा? e का मल्टीपल, वो भी कौन सा वाला? इंटेग्रल मल्टीपल। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q इज इक्वल टू NE। ये Q क्या है यहाँ पे? चार्ज ऑन बॉडी। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो कि क्या होगा? इंटीजर में होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, जो कि हमेशा किस में होगा? इंटीजर में। और E क्या है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। याद रहे इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी में आएगा तो नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी में से जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आया तो नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो बॉडी क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज ऑन बॉडी हैविंग इतना इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस। तो फिर से हम फॉर्मूला क्या लगाएं? Q इज इक्वल टू NE। तो Qn हमारे पास कितना दे रखा है? इतना इलेक्ट्रॉन, 10⁻15। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, यानी इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो एक्सेस में है तो बॉडी पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q की वैल्यू हो जाएगी -1.6 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। ये आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों दो क्वेश्चन और लीजिए क्वांटाइजेशन को समझने के लिए। आपसे चार्ज दे रखा, पूछा गया क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है ऐसे केस में? Q इज इक्वल टू NE से N निकालना है। N अगर इंटीजर आ गया तो आप बोलना पॉसिबल है, N अगर फ्रैक्शन में आ गया तो आप बोलना पॉसिबल नहीं है। जैसे N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन में E। Q दे रखा है ये चार्ज 6.4 इंटू 10 की पावर -17, और E क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो N आ जाएगी तो 4 टाइम में कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -17 और +19। तो n आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 2, यानी 400 आ गया। ये इंटीजर आ गया तो आप बोलोगे यस ये चार्ज क्या है? पॉसिबल है। अब इसमें लिखोगे यस दिस चार्ज इज पॉसिबल। उसी तरह इसे चेक करके देख लेते हैं क्या ये चार्ज पॉसिबल है किसी बॉडी पे। तो आप क्या लगाओगे? फिर से Q इज इक्वल टू NE, यहाँ से n निकाल लेना। N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q दे रखा है 3.4 इंटू 10 की पावर -16, और E हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -9। अब बच्चे गलती क्या करेंगे? उन्हें लगे ये तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 17/8 आ जाएगा, ये कट करके 2 से फिर कटेगा तो उन्हें लगेगा ये फ्रैक्शन हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा मत करना बच्चों, पहले पूरा सॉल्व करना। ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 17/8, और ये हो जाएगा 1000। और 1000 जो होता है वो 8 से पूरा कट जाता है 125 टाइम्स। तो आंसर आ जाए 2175। अब से चेक करके देख लेना, यही आंसर आएगा। इंटीजर आ गया तो आप बोलना ये भी चार्ज क्या बच्चों? पॉसिबल है। जब इन फ्रैक्शन में आए तब बोलना चार्ज पॉसिबल नहीं है। 2125 आएगा, 2125। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। लेकिन सबसे मेन तो वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। चार्ज की 2-3 प्रॉपर्टी और देख लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस चार्ज क्या होगा? एक बॉडी में से निकल करके दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय। जैसे ये ग्लास और सिल्क है, ये दोनों न्यूट्रल है, इस पर नेट चार्ज क्या? दोनों पे 0 है, तो इनिशियली चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। अब अगर आपने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब कर दिया तो होगा क्या? ग्लास रॉड में से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? निकल करके और किस में चलाएगा? सिल्क में चलाएगा। जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में से निकला और सिल्क में चला गया, तो इसमें कितना हो जाएगा? -3e चार्ज आ जाएगा। और इसमें से निकला है तो इसमें कितना आ जाएगा? +3e चार्ज आ जाएगा। तो अभी भी नेट चार्ज कितना होगा? देखिए अभी भी चार्ज करने के बाद +3e, ये +-3e होगा और यहाँ पे
प्लस का 3e हो जाएगा, तो माइनस का 3e और प्लस का 3e, अभी भी नेट चार्ज क्या होगा, 0 ही रहेगा। यानी चार्ज हमेशा क्या होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। उसी तरह एडिटिविटी ऑफ चार्ज, चार्ज को ऐड करने के लिए हम सिंपल अलजेब्रा का यूज़ करेंगे, इसमें वेक्टर रूल नहीं लगाएंगे, सिंपल 2 + 2 4 कर देंगे। जैसे एक बॉडी है, इसको हमें बताना है नेट चार्ज कितना है, तो सीधे ऐड कर देंगे 2q + 3q - q, ये तो बाहर है, ये कंसीडर नहीं होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4q इस बॉडी पे नेट चार्ज होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, दो चार्ज बॉडी है Q1 Q2, उसके बीच का सेपरेशन R है, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। लाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, रिपल्शन, और अनलाइक चार्ज होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। ये फोर्स जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के। यानी फोर्स between two charge is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of distance between them। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R², और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R²। इस K को बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट, और इस K को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बच्चों 9 × 10⁹ अब आपसे एग्जाम में एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन को पूछा जा सकता है। इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की वो आपको मेंशन रहेगा बुकलेट में 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो ये फोर्स क्या हो जाएगा, F = K की जगह लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा, F ये इधर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर ले आइए, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई R²F। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो इसका यूनिट और डायमेंशन कैसे निकलेगा, देखिए एप्सिलॉन नॉट, पहले यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी यूनिट देखिए, 2 बार चार्ज है तो कूलम का स्क्वायर अपॉन में R डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा मीटर², और फोर्स क्या है, न्यूटन। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, तो ये हो जाएगा कितना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर²। ये एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू है विद यूनिट। अगर हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालें तो वो कितना हो जाएगा, चार्ज का डायमेंशन होता है बच्चों 80 एम्पियर इंटू में टाइम है, उसका स्क्वायर है तो ऐसे लगा दीजिए। मीटर के लिए लेंथ हो जाएगा L², न्यूटन यानी फोर्स के लिए होता है डायमेंशन MLT-2। तो आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा M ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1, और ये L³ ऊपर जाएगा तो L⁻⁻3, और ये T² है और ये 2 और ऐड हो जाएगा तो T⁻4, और ये A²। तो ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आ गया, ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से भी डिनोट करते हैं। जैसे बच्चों 2 चार्ज के बीच में हम फोर्स निकाले और उसके बीच में अगर एयर होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा कूलम्स लॉ का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और उसी की जगह पे एयर को हटा करके कोई मीडियम डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, यानी एप्सिलॉन M। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R²। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, जब आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इन एयर अपॉन फोर्स बिटवीन 2 चार्ज इन मीडियम। ये जब डिवाइड करेंगे तो सारा चीज़ कट ही जाएगा, ये कट ही जाएगा, ये आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन M। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन M ऊपर चला जाएगा
और एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी रेशियो को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। तो आप इस एप्सिलॉन आर को यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आप गौर से देखो, ये किसका रेशियो है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन मीडियम, एक तरह से ऐसे डिफाइन कर सकते हो। एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो क्या होता है, मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर की परमिटिविटी, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी बच्चों, क्योंकि ऊपर भी परमिटिविटी और नीचे भी परमिटिविटी, वो मीडियम का और ये एयर का, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो स्पेस होता है जिसमें जब किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, उस स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन एज फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी ये कोई चार्ज का फील्ड है और इसमें अगर हम 1 कूलम के चार्ज को ले जाएंगे तो उस पर जितना फोर्स लगेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कीजिएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू नॉट। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, याद रखना एकदम अच्छे से। ये कौन सी क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और अगर इस तरह से देखा जाए, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ई वेक्टर और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q, तो इस पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू में E। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज Q को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, और ये फोर्स होगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर, यानी Q इंटू ई वेक्टर। एकदम अच्छे से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू में ई वेक्टर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, वीवीआई न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव हो और आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा उस पॉइंट से बाहर की तरफ, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर चार्ज नेगेटिव हो और आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसका डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है बच्चों, इनवर्ड, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड। याद रखना, इनवर्ड और आउटवर्ड आपको कहाँ पर से बनाना, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ये नहीं कि यहीं पर से आप आउटवर्ड और इनवर्ड कर रहे हैं, नहीं, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उससे या तो आउटवर्ड होगा, उससे या तो इनवर्ड होगा। अगर आपने किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में Q इंटू ई, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। बाकी लगेगा कितना, F इज इक्वल टू Q इंटू, ये मैंने पीछे ही बता दिया। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखिएगा, जैसे एक पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा ऊपर। अब प्रोटॉन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो प्रोटॉन पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। हम एक्सप्रेशन करने वाले हैं कि एक चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डायरेक्शन तो हमें पता है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड। डायरेक्शन तो हमने पहले ही सीख लिया। अब हमें ये पता ना इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज ले जाएंगे Q नॉट और उस पर निकालेंगे फोर्स। क्या निकालेंगे, फोर्स। फोर्स ऑन Q नॉट किसकी वजह से, ड्यू टू Q। Q नॉट पे Q कितना फोर्स लगाएगा, कूलम्स लॉ से
Q1 की जगह हो जाएगा Q और Q2 की जगह हो जाएगा Q0 अपॉन में डिस्टेंस क्या R स्क्वायर। और हमने अभी अभी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को नीचे ले आते हैं, Q0 को नीचे ले आइए तो F अपॉन में Q0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ अपॉन में R स्क्वायर। अब पीछे हमने देखा F अपॉन Q0 क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज कितना होगा, इसे आपको रट के रखना है KQ अपॉन में R स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ बाई R स्क्वायर, यानी E जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर, यानी जितना दूर जाओगे, ये चार्ज Q है और ये इसका फील्ड है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो A पर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू B, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, यानी जितना दूर जाओगे फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपको याद क्या रखना है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, सिंपली आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपोजिट डायरेक्शन है, उसमें भी E1 ज़्यादा है E2 कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ये E नेट की बात हो रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 में से E2 को क्या कर देना माइनस, और उसके अलावा कोई एंगल है तो उसके लिए आपको पैरेललोग्राम लो लगाना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और क्या कंप्लीट कर देना होगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा, और इसका जो डायगोनल होगा यही आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। यही कॉन्सेप्ट फोर्थ के केस में भी लग जाएगा। देखिए नेक्स्ट बेटा एक क्वेश्चन लेके देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे हमें निकालना है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड A होगा, एंगल कितना हो 60 डिग्री होगा। हमें निकालना है E नेट एट पॉइंट P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस P पॉइंट पे बेटा हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस P पॉइंट पे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये चार्ज पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, अभी सिखा दिया मैंने, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा। ये भी चार्ज पॉजिटिव है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। अब ये हो गया E2, अब इसमें क्या हो गया, एंगल बन गया, ये 60 है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा 60। अब इसका नेट निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही हमें क्या बता देगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, E नेट का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री है। अब हम बारी बारी से E1 निकाल लेते हैं। देखो तरीका देखो कैसे करेंगे न्यूमेरिकल। E1 इसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ बाई R स्क्वायर, तो KQ बाई R की जगह A है तो इसे लिख दो A स्क्वायर। E2 इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो K तो K रहेगा, बट Q की जगह पे क्या हो जाएगा 3Q अपॉन में डिस्टेंस कितना है A स्क्वायर। तो Q ना हम इसे थोड़े देर के लिए E लिख देते हैं, और ये इसका 3 गुना है तो इसको लिख देते हैं 3। हमें कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो E नेट हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर यानी E स्क्वायर प्लस 9E स्क्वायर प्लस 2 इंटू में E इंटू में 3E, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये इससे कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट ये E स्क्वायर प्लस 9E स्क्वायर प्लस 3E स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 13 हो जाएगा, ये 13E स्क्वायर। तो अंडर रूट 13 तो उसी के अंदर रहेगा, और E स्क्वायर का E बाहर हो जाएगा, तो अंडर रूट 13 और E की वैल्यू हम डाल देंगे KQ बाई A स्क्वायर। तो यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट पॉइंट P। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिर से समझते हैं और अच्छे से। यहाँ पे हमें क्या करना, अब हमारे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, बोला P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। E नेट एट P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड, तो ये बना दो आप E1, तो ये हो गया। बट अब ये चार्ज क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा E2 यानी कि इनवर्ड हो जाएगा। अब इसमें क्या कर दो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही आपको क्या बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट बताएगा। तो E नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी बताया
अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे देखो, ये एंगल कितना है 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो E1 E2 के बीच में जो एंगल होगा वो आप 60 मत लेना, कितना लेना 120, 120 डिग्री। अब E1 की वैल्यू निकालो, फिर डालेंगे। E1 कितना हो जाएगा इसकी वजह से KQ/A स्क्वायर, और E2 याद रहे आपको साइन को कंसीडर नहीं करना है, साइन का मतलब था इनवर्ड, आपने ले लिया। तो K और Q की जगह बस 2Q लिखना है, -2Q मत लिखना, ये हो जाएगा E स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसका नाम रख देंगे E, और ये उसका डबल है तो इसका नाम रख देंगे 2E। तो E नेट क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कितने आसानी से आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर, और E2 की जगह ये लिखें तो 4E स्क्वायर प्लस 2E1 की जगह E, और E2 की जगह 2E, और cos 120 डिग्री बच्चों याद रखना वो होता -1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ये हो गया 5E स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2E स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3E स्क्वायर। तो ये रूट 3E आ जाएगा, और E हमने किसको लिया था बेटा, इसको लिया था, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोजीशन निकालने वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो आपसे दो चार्ट दे रखा होगा, बोलेगा फाइंड पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो, वो पोजीशन बताओ। तो अब देखिए मैं 3 सिचुएशन हो सकता है, या तो दोनों चार्ज क्या हो पॉजिटिव, जैसे ये 16Q है ये 4Q, दोनों पॉजिटिव हो, या हो सकता है बच्चों दोनों का दोनों क्या हो नेगेटिव हो, दोनों का दोनों नेगेटिव, और एक हो सकता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव। इन तीनों केस में देखिए आपके पास 3 जगह है, एक ये जगह, एक बीच में कहीं पे, एक इधर। मैं बारी बारी से इसमें स्टडी करके बता दूँ इसमें कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर आपने इसकी बात करी तो अगर आपने इधर पॉइंट लिया, अगर आपने इधर पॉइंट लिया तो पॉजिटिव वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा आउटवर्ड इधर, इस वाले का भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आउटवर्ड इधर। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसका नेट इफेक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो दो चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना तो इधर, यानी बीच में कहीं पे जीरो होगा। देख लो जैसे आपने ये पी पॉइंट लिया था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा आउटवर्ड, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा आउटवर्ड। अब क्या हो सकता है दोनों अगर इक्वल हो जाए तो ई नेट क्या हो सकता है जीरो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया तो माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस माइनस वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, नेट कभी भी जीरो नहीं होगा। बट बीच में हमने कहीं पे लिया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, और इस माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड। दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो नेट इसका जीरो हो सकता है। कब? जब E1 और E2 क्या हो जाए इक्वल। अब हम बात करते हैं अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो इस केस में क्या होगा, बीच में तो जीरो नहीं होगा, कहाँ पे जीरो होगा देखिए वो समझिए। अगर आपने एक माइनस लिया और एक प्लस लिया, एक चार्ज है 16Q प्लस का और एक है माइनस का 4Q, तो अब देखिए यहाँ पे अगर बीच में तो होगा नहीं कहीं पे जीरो। अगर हमने अब हमें कहाँ पे लेना है, इसके इधर साइड कहीं पे होगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा कम। इस पॉइंट पे प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आउटवर्ड और माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इनवर्ड। तो ये नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका जीरो, जब E1 E2 क्या हो जाएगा इक्वल। तो याद रखना कॉन्सेप्ट अब मैंने बता दिया। देखिए दोनों प्लस या दोनों माइनस तो बीच में कहीं पे, और एक प्लस और एक माइनस तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा कम होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अगर ये भी माइनस और ये प्लस होता तब भी इसी तरफ होता, ये माइनस है और ये प्लस है तब भी क्या होगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की तरफ क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए तो हमने पोजीशन कहाँ पर ले लेना, इसके नज़दीक कोई पॉइंट ये ले लेना P, और इसे हम ले लेंगे क्या x, जो हमें निकालना है। ये डिस्टेंस हो जाएगा x जो कि हमें
निकालना है बच्चों। अब इस प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, तो इसका नाम रख दीजिए E1। अब माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड, इसका नाम रख दीजिए E2। अब ई नेट ज़ीरो कब होगा, ई नेट ज़ीरो तभी होगा जब E1 किसके इक्वल हो जाए, E2 के। तो E1 इसकी वजह से E1 तो क्या हो जाएगा KQ/R², Q की जगह क्या आ जाएगा 16Q अपॉन में। अब देखो ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, ये L था और ये X था, तो क्या हो जाएगा L + X का होल स्क्वायर इक्वल टू E2 इस वाले की वजह से इस P पॉइंट पे, तो कितना हो जाएगा, साइन को लेना नहीं है, K और Q की जगह क्या हो जाएगा 4Q अपॉन में R² की जगह ये डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला जो कि कितना है X, तो X² हो जाएगा। ये पूरा कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, तो ये इधर चला जाएगा 4 = L + X का स्क्वायर अपॉन में X²। दोनों का अंडर रूट ले लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा L + X अपॉन में X, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ये 2X = क्या हो जाएगा L + X, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों L। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितने डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम -4Q, -4Q से L डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। नेक्स्ट देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। 2 चार्ज का सिस्टम जिसमें दोनों चार्ज क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, बट उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी कम होगा, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेपरेशन को हमने क्या ले लिया 2a। उसके बाद है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डाइपोल एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, Q में 2a। याद रखना डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, और इसकी जो SI यूनिट होगी डाइपोल मोमेंट की वो लिख लीजिए। डाइपोल चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट होती है कूलम × मीटर, और इसका जो डायरेक्शन होता है P का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम -Q to +Q। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये है P वेक्टर का डायरेक्शन, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। ये एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, ये डाइपोल है -Q और ये +Q, इस वाले लाइन को बोलते हैं एक्सियल और इस वाले लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल। तो हमें इस केस में क्या करना है, डाइपोल के एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P है, वहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस P पॉइंट पे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जाएगा E2। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, तो E नेट जो हो जाएगा बच्चों E1 में से E2 को क्या करना होगा आपको माइनस। E नेट मतलब एक्सियल लाइन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R²। तो E1 इसकी वजह से है तो आपको R लेना होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा X है, डाइपोल का लेंथ कितना होता है, ये भी A होता है, ये भी A होता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, X में से A को क्या करना होगा माइनस, तो यह आ जाएगा KQ अपॉन में X माइनस A का होल स्क्वायर माइनस E2 इसकी वजह से है तो साइन तो लेना नहीं है आपको, बस KQ लिखना है और अपॉन में R होगा अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा X अब प्लस में A, तो ये हो जाएगा X प्लस A का होल स्क्वायर। इसमें से KQ कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में X माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में X प्लस A का होल, ये X माइनस A था, ये X प्लस A था, ये था। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, KQ ये इसके इधर चला जाएगा X प्लस A का होल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा माइनस X माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A माइनस B इंटू A प्लस बी, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों आप और सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, तो E नेट हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एक KQ तो बाहर ही रहेगा और क्या हो जाएगा, देखो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो X स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस 2ax, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, बाहर माइनस लगा हुआ है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस 2ab प्लस का 2ab हो जाएगा, 2ax हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। गौर से देखो बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, के क्यू, और ऊपर ये दोनों तो कट ही गया, ये हो गया 2kx, ये हो जाएगा 4ax हो जाएगा, 2x क्या हो गया 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, के क्यू, इस 4a को लिख देता हूँ 2a इंटू 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। q इंटू 2a क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, और a काफ़ी छोटा होता है तो a स्क्वायर और कम हो जाएगा, तो a स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, कैन बी नेगलेक्ट, क्योंकि ये काफ़ी छोटा क्वांटिटी होगा बेटा, क्योंकि a काफ़ी कम होता है, डाइपोल का लेंथ काफ़ी कम होता है, उसका स्क्वायर और कम हो जाएगा, इसे नेगलेक्ट कर देंगे। तो E ऑन एक्सियल लाइन कितना हो गया, ये K और ये हो गया Q, यानी K और ये हो गया डाइपोल मोमेंट P। Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P, पीछे बताया मैंने, इंटू में 2x अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, x की पावर 4 हो जाएगा, एक कट जाएगा तो फाइनल आंसर आ गया E नेट एक्सियल लाइन पे कितना, एक x कटेगा, 2kp अपॉन में x क्यूब, ये आपको याद रखना है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब हो गया। अब बच्चों इसी में एक और पॉइंट देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला उसका डायरेक्शन किधर होगा, देखो E1 ज़्यादा था और E2 कम था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा की तरफ ही होता है, E1 की तरफ ही होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, A to B। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, E नेट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, A से B की तरफ। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो वो भी किधर होगा, A से B की तरफ। तो आपसे अगर पूछा जाए एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट ऑन एक्सियल लाइन, तो आप बोलना दोनों A to B है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 0। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब ये होता है बच्चों इक्वेटोरियल लाइन, हमें इस पॉइंट P पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, हमें यहीं पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे निकालने से पहले आप नोटबुक पे ये लिख लीजिए 1 + cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा के। अब हमें P पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये वाला इक्वेटोरियल लाइन हो गया, ये वाला पॉइंट। तो देखिए इसमें प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, ये हो जाएगा E1। अब माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड, हमने पहले ये सब चीज़ सीख लिया, E2। अब नेट कैसे निकालेंगे, बाई कंप्लीटिंग पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा, ये E2 हो जाएगा, ये E2 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये इसका डायगोनल E नेट। देखिए ये डिस्टेंस सबको पता है A होता है, ये भी डिस्टेंस A होता है, ये डिस्टेंस हमने x ले लिया, तो पाइथागोरस से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी डिस्टेंस सेम रहेगा। ये एंगल थीटा है बच्चों, और ये भी एंगल क्या है, थीटा। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है, तो ध्यान से देखिए, अभी आपको बताता है, ये भी थीटा होगा, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसे मैं मिटा देता हूँ। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। E1 और E2 के बीच में एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। अब हम E नेट निकाल लेते हैं। E नेट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, बताइए, √of E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना, E1 E2 के बीच में 2 थीटा। अब इसे रहने देते हैं इक्वेशन 1। अब E1 E2 बारी बारी निकालते हैं। E1 किसके इक्वल हो जाएगा, E1 इसकी वजह से है, तो क्या आएगा, KQ अपॉन में R स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब गौर से देखिए E2 भी इतना ही होगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस सेम होगा, चार्ज सेम है, माइनस तो लेना नहीं होता है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, तो E2 भी यही होगा। तो E1 इक्वल टू E2, इसको थोड़े देर के लिए इसका नाम रख देते हैं E। तो E नेट क्या आ जाएगा बच्चों, ये याद रख लेना फॉर्मूला।
अब ई नेट कितना हो जाएगा, देखिए इक्वेटोरियल लाइन पे अंडर रूट ऑफ, ये दोनों सेम ही हो गया, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा, एकदम आसानी से ड्राइव हो जाएगा। ये हो गया 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये हो जाएगा 2e स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये बचेगा। और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2e स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अभी मैंने बताया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 4e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 4 का अंडर रूट 2, ई स्क्वायर का अंडर रूट ई और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट कॉस थीटा। तो 2 और ई हमने इसको माना था, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया ए और हाइपोटेनियस हो गया ये वाला, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ ध्यान से देखिए ई नेट हमारा बस आने वाला है, तो ये ई नेट हो जाएगा बच्चों कितना, ये तीनों मिलकर के क्या हो गया, Q इंटू 2a P हो गया, तो ये हो जाएगा KP अपॉन में बेस सेम पावर ऐड, इसका पावर 1 इसका पावर 1/2, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ए स्क्वायर को क्या कर देंगे नेगलेक्ट, स्क्वायर कैन बी नेगलेक्ट, इसे नेगलेक्ट कर दीजिए, तो ई नेट आ जाएगा एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पर के पी अपॉन में इसे हटा देंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ई नेट आ गया बच्चों, गौर से देखो के पी अपॉन में एक्स क्यूब। एक्सियल लाइन पे था 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब और इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया के पी अपॉन में एक्स क्यूब, यानी कि ई एक्सियल जो होता है वो क्या होता है, डबल होता है किसका, ई इक्वेटोरियल का, यानी एक्सियल लाइन पे इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डबल होता है, एक्सियल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटोरियल पे क्या होता है कम होता है। और 24 में एक पॉइंट देखो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका डायरेक्शन किधर, इस तरफ है ना, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर मैं कुछ देर के लिए इसका नाम रख दूं ए और इसका नाम रख दूं बी, तो ई नेट का डायरेक्शन देखो किधर है, ए टू बी। अब गौर से देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, बी टू ए, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180, यानी कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल कितना होता है, इज 180 डिग्री, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डाइपोल मोमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा।